students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 7th chapter of class 8, which is about coal and petroleum. Okay, let's start the chapter. See students, there are various material. Okay, बहुत सारे ऐसे materials हैं जो हमारी basic requirements को fulfill करते हैं और इसलिए उनको use करते हैं. उन सभी materials को क्या बोला जाता है students? Resources कहा जाता है. Okay, चलो. So let us list the things we use from the time we get up in the time for a sleep. While listing, we will classify the materials as natural and man-made. So पूरे दिन के अंदर आप जितने भी materials को use करते हो, आप अगर उन सबकी list बनाओ, and list बनाने के बाद अगर आप उन्हें observe करोगे तो उनमें से आप कुछ materials को as a natural and कुछ materials को man-made materials में classify कर सकते हैं. सबसे पहले हम natural resources के बारे में discuss करेंगे. So ऐसे large number of materials हैं जो हमारे survival के लिए ज़रूरी है. ओके अब हमें से कुछ मटेरियल्स हैं जो मैन मेड है एंड कुछ नेचुरल है. मोस्ट मटेरियल्स, ज़्यादातर मटेरियल्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये सभी हमको नेचर से प्रोवाइडेड है और इसीलिए इन मटेरियल्स को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. ठीक है, सभी नेचुरल रिसोर्सेज जो है सेम अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है हमारे नेचर में. कुछ लिमिटेड अमाउंट में है एंड कुछ अनलिमिटेड अमाउंट में है. सो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, सो इस फैक्टर के ऊपर हम डिपेंडेंट देखें कि कितनी अमाउंट में कोई भी रिसोर्स नेचर में प्रेजेंट है, इस बिहाफ पर आप नेचुरल रिसोर्स को एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. तो सबसे पहले वी आर हैविंग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट इन नेचर कैन नॉट बी कंटिन्यूअली रिप्लेनिश्ड एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. व्हाट दे आर सेइंग, ऐसे रिसोर्सेज जो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे नेचर में एंड उनको हम कॉन्टिन्यूटली क्या नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते. यानी कि अगर हमारी ऐसी ही ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यूड रहेंगी तो ये एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है. एग्जांपल पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब वो रिसोर्सेज जो एक अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, यानी कि आप कॉन्टिन्यूटी रिप्लेनिश कर सकते हैं एंड वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल एयर, सनलाइट, वाटर एंड सॉइल. ओके, चलो. Now, what is the difference between these two? So, exhaustible natural resources, I told you, एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में. इनएग्जॉस्टेबल अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है. एग्जॉस्टेबल को कॉन्टिन्यूअली रिप्लेनिश किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, जबकि इनएग्जॉस्टेबल को कॉन्टिन्यूअली रिप्लेनिश कर सकते हैं. ठीक है, अब हम कुछ मेन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉसिल फ्यूल. So what are fuels? So it is important for you to know that what fuels before we talk about fossil fuels. So सबसे पहले fossil fuel समझने से पहले fuel हमें समझना है. Fuel क्या है? Fuel एक substance है जो कि heat produce करता है on burning. So जब आप एक fuel को burn करोगे, एक considerable amount of energy release होती है heat की form में, and fuels के अंदर क्या potential या एक stored energy होती है. Now fossil fuels, ठीक है. अब फॉसिल फ्यूल्स क्या है? सो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म व्हिच आर बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. So you know that buried dead remains of organism are called fossil. So ऐसे dead organisms, चाहे वो plants हैं, animals हैं, जो कि millions of years ago पहले अर्थ के नीचे buried हो गए थे, उनसे जो बनते हैं resources या fuels, उन्हें हम क्या fossil fuels कहते हैं. So basically fossils क्या है? जो ये buried या dead remains है plants and animals के, उनका fossil कहते हैं. And fossils के थ्रू जो fuels बनेंगे उन्हें fossil fuel कहा जाएगा. Okay, चलो. So number 1 is coal. Coal एक black या brownish ब्लैक हार्ड एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है. ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि लेयर्स में अकर होता है, जिसको आप कोल बेड्स कहते हैं, कोल सीम के. केमिकली कोल मिक्सचर है केमिकल सब्सटेंसेस का, जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है एंड इसमें और छोटे छोटे अमाउंट नाइट्रोजन एंड सल्फर की प्रेजेंट होती है. कोल को माइनिंग प्रोसेस के थ्रू क्या ऑब्टेन किया जाता है. क्या क्या यूजेस है कोल के? कोल को आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो, टू कुक फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है इन द थर्मल पावर प्लांट्स. नेक्स्ट कोल का यूज है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है लाइक सीमेंट, पेपर, स्टील, आयरन. इन सभी इंडस्ट्री में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी कोल का यूज किया जाता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल का फॉर्मेशन कैसे है? सो कोल का जो फॉर्मेशन है वो 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ था, जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रोथ होती थी प्लांट्स की, है ना. कौन से प्लेसेस में? स्वैम्प एंड फ्लडेड फॉरेस्ट में.
तो जब ये प्लांट्स डाई हो गए, ये कहाँ, वाटर स्वैम्प के अंदर गिर गए, एंड वहाँ वाटर के अंदर इनको क्या, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली, सो जो डेड प्लांट्स थे वो डिकम्पोज नहीं हो पाए कंप्लीटली, जिसकी वजह से ये क्या, एक लेयर ऑफ पीट में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेडिमेंट्स है उन्होंने इस पीट लेयर को कवर कर दिया, जिसकी वजह से ये पीट जो है नीचे बरी होती चली गई, डीपर एंड डीपर अंदर कंप्रेस होने लगी। सो जो इनिशियल डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन था ऑर्गेनिक मैटर का, वो एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड बाकी सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ, जिसकी वजह से क्या, जो मॉइस्चर था वो सारा बाहर निकल गया एंड जो पीट का वॉल्यूम था वो भी रिड्यूस होने लगा। जैसे ये और ज़्यादा डीपर बरेड हुआ, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ने इसको लिग्नाइट में कन्वर्ट कर दिया, एंड जब लिग्नाइट और ज़्यादा डीपर बरेड हुआ एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए, तब जो इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर था उसे उसको और हार्डर एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल में कन्वर्ट कर दिया। ओके चलो, सो उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर एंड टाइम, जितना ज़्यादा टाइम के लिए टेम्परेचर के लिए कोल जो बरीड रहेगा उतना ज़्यादा वो इंक्रीज हो गया, वो किसमें, एंथ्रासाइट कोल में चेंज हो गया। ओके एंड कोल के अंदर क्योंकि मेनली कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो जो ये स्लो प्रोसेस है डेड ऑर्गेनिज्म के कोल में कन्वर्ट होने का, इसको कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। Now what are the different types of coal? So coal को हम 3 मेन टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग कि किस कोल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। नंबर 1 एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में अबाउट 90% कार्बन का कंटेंट होता है, जो कि काफ़ी शाइनी ब्लैक एंड हार्ड होता है। उसके बाद बिटुमिनस, जिसको आप ब्लैक कोल भी कहते हैं, इसमें अबाउट 60% कार्बन प्रेजेंट है, ब्लैक कलर का होता है एंड ईजिली ब्रेक हो जाता है। एंड थर्ड इज लिग्नाइट, जो कि अबाउट 40% का कार्बन कंटेंट होल्ड करता है, विच इज इन ब्राउन इन कलर एंड इट इज सॉफ्टर देन द अदर टाइप्स ऑफ कोल। चलो, नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो अब जब कोल को हीटिंग के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यानी कि जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, कोल हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। कोल को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक कोक, कोल टार एंड कोल गैस। सबसे पहले कोक आपका ग्रेइश ब्लैक सॉलिड है एंड इतना शाइनी नहीं है, इतना पोल होता है, इसका थोड़ा टेक्सचर रफ होता है। जब कोल को हम एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं, तो जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है, जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एंड जो मॉइस्चर है वो सारा रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो पीछे सॉलिड बचता है उसे आप कोक कहते हो, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 98% कार्बन होता है। दैट मीन्स कोक कैसे मिलता है, कोल में से जब वोलेटाइल इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो जो सॉलिड बचेगा दैट इज कोक। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोक? क्या क्या यूजेस है? तो कोक को एक इंपॉर्टेंट स्मोकलेस फ्यूल होता है। सबसे पहली बात, इसको आप आयरन एंड बाकी सभी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। फ्यूल गैसेस के प्रिपरेशन में यूज किया जा सकता है, लाइक प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। कोक जो है एक बेटर फ्यूल है एज कम्पेयर टू कोल, बिकॉज कोक जो है वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता ऑन बर्निंग, एंड ये बर्निंग पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू कोल। Now next we come to coal gas। ये आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बाकी सभी गैसेस का मिक्सचर होता है। कोल गैस का यूज एज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज किया जाता है, बिकॉज ये भी काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग। पहले टाइम पे कोल गैस को स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज किया जाता था, बिकॉज एक ल्यूमिनस फ्लेम बर्निंग भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज कोल तार। ठीक है, कोल तार आपका डार्क ब्लैक एंड ऑयली लिक्विड होता है, जिसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है। इसके अंदर बहुत सारे यूजफुल केमिकल्स हैं, जिसके थ्रू इंक, डाई, डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं। पहले जो है कोल तार का हम यूज करते थे रोड्स को मेटलिंग करने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे बिटुमिन का यूज किया जाता है उसकी जगह। नेक्स्ट इज सम फैक्ट्स अबाउट कोल। अब कोल के बारे में कुछ और फैक्ट्स गिवन है। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ये कोल पे ही बेस था, जिसको स्टीम इंजन्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता था। कोल की जो बर्निंग है ये मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन का, यानी कि जब कोल बर्न होता है ये बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका एसिड रेन कॉज करती हैं, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका स्मोक कॉज करती हैं।
नाउ डिजीजेस ड्यू टू कोल माइनिंग. अब कोल माइनिंग से क्या क्या डिजीजेस हो सकती है? सो नंबर 1 इज व्हाट? न्यूमोकोनियोसिस. इसको ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं, जो कि क्रोनिक लंग डिजीज है, जो कि कोल माइनर्स में होती है. कोल माइनिंग एक डेंजरस एक्टिविटी है, समटाइम्स ये आपको काफ़ी डिजास्टरस हो सकती है. कोल माइनिंग से काफ़ी एडवर्स इफेक्ट आते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, जिसमें आपकी सॉइल प्रोफाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, टोपोग्राफी ऑफ द माइंड एरिया. ओके, नाउ the next fossil fuel which we are going to discuss is petroleum. So ये जो word petroleum है, ये दो latin word से आता है, petra and oleum. ठीक है, तो petra means rocks, oleum means oil, यानी कि rock oil. तो पेट्रोलियम एक नेचुरली अकरिंग लिक्विड है. ये आपके बहुत सारे लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है. एंड उसके साथ पेट्रोलियम के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है लाइक सल्फर, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है. नाउ हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म. अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? सो पेट्रोलियम जो बनता है वो बनता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेरी टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन सीज एंड डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो सीज में रहते थे एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जो डाई हो गए, उनके रिमेन्स से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है. एंड आफ्टर दे डाइड, उनके डाई होने के बाद जो उनकी बॉडीज थी वो नीचे डूब गई एंड कहाँ बरेड हो गई? एट द बॉटम ऑफ सी. फिर टाइम के साथ इनके ऊपर सैंड, सिल्ट एंड क्ले की लेयर्स डिपॉजिट होने लगी. फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम पीरियड में क्या हुआ? ये जो लेयर्स थी सैंड, सिल्ट एंड क्ले की, ये काफ़ी थिक हो गई एंड ये और ज़्यादा डीपर एंड डीपर बरेड होती गई. क्योंकि वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं थी, एब्सेंस ऑफ एयर थी, तो बहुत सारी इमोमस हीट एंड प्रेशर जो इन लेयर्स से निकलती थी, उसने इन डेड ऑर्गेनिज्म को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्लोली आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में. ओवरलाइंग लेयर्स जो सैंड एंड सिल्ट के, वो किस में? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गई. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो वेरियस कंपोनेंट्स जो पेट्रोलियम है उनको जो सेपरेट किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, एंड इस प्रोसेस को ही रिफाइनिंग या रिफ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं. अब ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमको पेट्रोलियम के मिलते हैं, इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. वो लिक्विड जिसका सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वेपराइज हो जाएगा सबसे पहले. ओके, एंड उसके बाद होगा जो नेक्स्ट वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, उसका इवेपोरेशन होगा. कूलिंग एंड कंडेंसेशन जो है लिक्विड्स की, जिनको आप सेपरेट करते हैं, उससे आपको ये सभी डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं जो आपको डिस्कस किए गए हैं. एंड जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमको पेट्रोलियम के मिलते हैं, ये सभी यूजफुल है इन वन वे और द अदर. सी, नंबर 1 इज पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम गैस को हम कंप्रेस करके एक लिक्विड बना सकते हैं जिसको LPG कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके, and transmitter cylinders giving a portable fuel supply in homes and industries and the production of carbon black. Now next we come to petrol. Petrol का as a fuel use किया जाता है for car, bike, scooter etc. As an aviation fuel use कर सकते हो. Dry cleaning के लिए as a solvent इसका use किया जाता है. Next is diesel. Diesel भी as a fuel use किया जाता है buses, car, ship, truck etc. कैरोसिन को भी आप स्टोव एंड लैम्प के लिए फ्यूल की तरह यूज करते हैं. जेट एरोप्लेन में एज इसको फ्यूल यूज किया जाता है. फ्यूल ऑयल, ये इसका यूज कुछ पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स. इससे आप शू पॉलिश, ग्रीस, कैंडल, ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाते हैं. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑन द एनवायरनमेंट. अब पेट्रोलियम का क्या इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे? तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है इन द फॉलोइंग मैनर. नंबर 1, जो पेट्रोलियम की ड्रिलिंग है उससे हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है. सेकेंडली, पेट्रोलियम का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इससे ऑयल स्पिल कॉज हो सकता है. कभी कभी जो टैंक जिसमें पेट्रोलियम को स्टोर किया जाता है लीक हो जाता है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाता है. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग करी जाती है वेरियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इससे वाटर एंड एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप बर्न करते हैं तो ये काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर विच कॉजेज योर एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. नेचुरल गैस के अंदर चीफली मीथेन प्रेजेंट होता है, एंड मीथेन के साथ थोड़ी और भी गैसेस होती है काफ़ी स्मॉल अमाउंट में, लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. ओके, अब ये जो एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट फ्यूल है, ये इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइप्स के थ्रू हमारे होम्स एंड फैक्ट्रीज में. इसको एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई किया जाता है वडोदरा एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ दिल्ली में. ठीक है. नेचुरल गैस हाईली इन्फ्लेमेबल होती है. ये एक
ये जब बर्न होते हैं काफ़ी क्लीनली बर्न होती है एंड किसी भी तरीके का ऐश या स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है। इसको अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज CNG। Now next we come to uses of natural gas. Natural gas को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं आप बहुत सारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेचुरल गैस कार्बन ब्लैक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। इट इज कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक। नेचुरल गैस को एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल दोनों फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। नेचुरल गैस के थ्रू हम हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। इंडिया में नेचुरल गैस आपके त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्ण गोदावरी डेल्टा में मिलती है। ओके चलो, नाउ फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। अब फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिमिटेड है। ओके इनकी वजह से 90% ऑफ एनर्जी जो आज हम यूज करते हैं हमें मिलती है, लेकिन जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, इससे काफी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती है लाइक एयर पोल्यूशन, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये एस्टिमेटेड है दैट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ये आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। इसीलिए हम फॉसिल फ्यूल्स को काफ़ी जुडिशली यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बनाने की यूज़ कर रहे हैं लाइक सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक यूज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाए, इसका ट्राई किया जा रहा है बाय द साइंटिस्ट, बिकॉज हाइड्रोजन गैस जो है काफ़ी क्लीनर फ्यूल है देन कोल और पेट्रोलियम। एंड इसीलिए हमको फॉसिल फ्यूल्स को सेव करना चाहिए। अब कैसे हम इन्हें सेव कर सकते हैं? दे हैव गिवन यू सम सिंपल वेज। नंबर 1, वी शुड वर्क ऑन डाउन टू शॉर्ट डिस्टेंसेस। छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे व्हीकल से यूज़ करने की जगह हमें क्या वॉक करके वहाँ जाना चाहिए। ओके हमें उन व्हीकल इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं। एंड हमें कार पूल्स का यूज़ करना चाहिए कंजम्पशन ऑफ फ्यूल को रिड्यूस करने के लिए। ओके चलो, सो that's all for the chapter. I hope you all have understood the concept of coal and petroleum in a very great manner. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to all.